लॉगरिदम एक ऐसा टॉपिक जो कि काफ़ी आसान है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इस टॉपिक से डरते हैं. सो हाई ऑल, दिस निर्वाण पवार एंड टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय डिस्कशन ऑन लॉगरिदम्स. इस वीडियो में देखेंगे क्या होते हैं, पहली बात लॉग, और क्या है उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ जिसको यूज़ करके हम लॉग के सारे क्वेश्चंस जो भी हमको एप्टीट्यूड के पेपर में पूछे जाएंगे वो हम सॉल्व कर सकते हैं. सो वॉच द वीडियो टिल एंड यू विल नो इट ऑल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लॉगरिदम. यहाँ पे हम देखेंगे कि लॉग पहली बात होता क्या है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है लॉगरिदम का, और उसके बाद मैं जाऊँगा बेसिक प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, जहाँ पे मैं आपको लॉग की कुछ ऐसी बेसिक प्रॉपर्टीज़ बताऊँगा जिसके बेसिस पे आप लॉग का कोई भी क्वेश्चन बड़े आसानी के साथ हैंडल कर सकते हैं. लेकिन बिफोर आई गेट स्टार्टेड विद दिस बेसिक कॉन्सेप्ट, अगर आप मेरे वीडियोज़ रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं लेकिन अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ गो अहेड एंड डू दैट, बिकॉज चैनल सब्सक्राइब करने से आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लॉगरिदम. तो लॉगरिदम में समझने के पहले आप समझो कि एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होता है किसी भी चीज़ का. एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होता है वो मैं पहले बताता हूँ और फिर बताऊँगा कि उसी चीज़ को हम लॉगरिदमिक फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं. सही है. अब एक्सपोनेंट फॉर्म क्या हो सकता है? एक्सपोनेंट फॉर्म हो सकता है a to the power x इज इक्वल्स टू m, है ना. तो कोई भी चीज़ अगर मैं इस फॉर्मेट में लिखूँ कि समथिंग के पावर में समथिंग इज इक्वल्स टू समथिंग, तो ये बन जाएगा मेरा एक्सपोनेंट फॉर्म. अब इसमें क्या होता है, ये जो a नंबर है, ये जो a है, इसको मैं बोलता हूँ बेस. करेक्ट है क्या? इसको मैं बोलता हूँ बेस. और ये जो x है इसको मैं बोलता हूँ इंडेक्स. करेक्ट है. तो जब मैं बेस को कुछ इंडेक्स वैल्यू से, बेस पे कुछ एक इंडेक्स का पावर लगाता हूँ, तो आई गेट अ पर्टिकुलर आंसर. ठीक है. ये m जो हो गया, m क्या हो गया, m मेरा बेसिकली आंसर हो गया. करेक्ट. तो जब मैं बेसिकली किसी बेस पे कोई एक इंडेक्स का पावर लगा दूंगा तो अब मुझे कुछ एक आंसर मिलेगा. तो a to the power x इज इक्वल्स टू m जो हो गया, ये मेरा एक एक्सपोनेंट फॉर्म हो गया. करेक्ट है क्या? ध्यान से देखना इस बात को. कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं फटाफट से. लेट्स से 2 का क्यूब मैंने बोला. 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है ना. तो यहाँ पे 2 हो गया बेस, 3 हो गया इंडेक्स या पावर, और 8 हो गया उस चीज़ का आंसर. करेक्ट है. तो जब भी मैं कोई चीज़ को इस फॉर्म में लिखता हूँ तो ये बन जाता है मेरा एक्सपोनेंट फॉर्म. करेक्ट है. अब एक्सपोनेंट फॉर्म लिखने के बाद में क्यों हमको नीड पड़ी कि इसी चीज़ को मैं किसी और फॉर्म में लिख के देखूँ, है ना. इसी चीज़ को मैं लॉगरिदमिक फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, और वो फॉर्म क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा 1 मिनट में. लेकिन बिफोर आई टेल यू कि लॉगरिदमिक फॉर्म में इस चीज़ को हम लिखेंगे कैसे, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि पहली बात हमको नेसेसिटी क्या पड़ी, है ना. इस चीज़ की ज़रूरत क्या थी कि हम लॉगरिदमिक फॉर्म को पिक्चर में लाएँ. लॉगरिदमिक फॉर्म पिक्चर में लाने का मेन रीज़न क्या था वो मैं भी आपको बताऊंगा. ध्यान से देखना. 2 का क्यूब है 8, ये आपको पता है. मैं आपको बोलूँ 3 का स्क्वायर 9, आपको पता है. ये सब चीज़ें जब हम लिख रहे हैं ना तो ये बहुत छोटे छोटे नंबर्स है. अब तो ये बड़ा आसान हो जाएगा. लेट्स से अब अगर मैं आपको पूछूँ 17298 का पावर 64 और मैं आपको पूछ लूँ आंसर, अब ये तो नहीं आएगा आपको, है ना. ये कैसे आएगा? अब इसको सॉल्व करने जाओगे तो आपको कैलकुलेटर लगेगा, या तो हो सकता है वो भी आपको पूरी वैल्यू ना दे, और फिर कैलकुलेटर नहीं है अगर, तब तो आप ये सवाल जो अगर आपके सामने है तो आप बोलोगे ओके वेरी गुड क्वेश्चन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, है ना. आप इसको सॉल्व ही नहीं करोगे क्योंकि आप इसको कर ही नहीं सकते सॉल्व. तो जब कभी ऐसे बड़े नंबर्स का कुछ बड़ा पावर इस तरीके के फॉर्म आते हैं तो उसको सॉल्व करना ईजी करने के लिए हमने लॉग्स को इन्वेंट किया, लॉग्स को डिस्कवर किया. करेक्ट है. अब लॉग्स को पिक्चर में लाने का सीन क्या है? लॉग का बेसिक यूज़ ये है कि जब कभी ऐसे कोई नंबर्स हमारे पास आते हैं, हम इन एक्सपोनेंट फॉर्म्स को लॉगरिदमिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम लॉग टेबल्स का यूज़ करके उसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और फिर जो लॉग बेसिकली एक फंक्शन है ना, तो अगर मैं इस चीज़ को लॉगरिदमिक फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका लॉग फाइंड आउट कर रहा हूँ, मतलब मैं बेसिकली एक फंक्शन लगा रहा हूँ. जैसे हम साइन लगाते हैं थीटा के साथ, है ना, साइन कॉस टैन, ये सब क्या है? ये सब एक फंक्शंस है जो हम उस एंगल पे लगा रहे हैं टू फाइंड आउट सम वैल्यू. उसी तरीके से जैसे ही मैं इसको लॉगरिदमिक फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा, उसके बाद में वो लॉग में एक फंक्शन है जो मैं उस वैल्यू पे लगा रहा हूँ और उसके अगेंस्ट एक आंसर निकाल रहा हूँ. वो जो आंसर आ जाएगा, जब मैं आंसर को सॉल्व कर लूँगा, वो फंक्शन को मैं उल्टा करूँगा, है ना, वापस से इन्वर्स करूँगा. जैसे हम साइन लगाने के बाद साइन इन्वर्स करते हैं तो हमको वापस एंगल मिल जाता है ना. तो आप जो इनपुट में डाल रहे हो किसी फंक्शन के, अगर आप उसी फंक्शन का इन्वर्स लगाओगे या उल्टा करोगे इसी फंक्शन को, तो आपको सेम चीज़ बाहर मिलेगी. अब जब कभी मेरे पास ऐसा कुछ बड़ा सा नंबर है, इस बड़े से नंबर का वैल्यू मुझे नहीं पता डायरेक्टली, है ना, तो मैं इसको लॉग में डालूंगा, कुछ वैल्यू निकालूंगा, उसका एंटी लॉग फाइंड आउट करूंगा तो मुझे डायरेक्ट आंसर बाहर मिल जाएगा, है ना. तो बेसिकली ये मेरा आंसर ही है, लेकिन ये इस फॉर्म में लिखा है जो मैं रीड नहीं कर पा रहा हूँ. तो मैं लॉग में डालूंगा, एंटी लॉग करके निकालूंगा, एंड दैट वे आई गेट द फाइनल आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, है ना.
तो ये चीज़ थोड़ी सी आपको सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, लेकिन ये सब लॉग, जब आप लॉग एंटी लॉग ये सब चीज़ें कब करोगे आप, जब आप 11th-12th में अगर आप बोर्ड्स में बैठे हो, जब आप बोर्ड्स में सॉल्व कर रहे हो और आपको एग्जैक्ट वैल्यूज़ निकालनी है, तब आप एग्जैक्टली लॉग, एंटी लॉग और लॉग टेबल्स का यूज़ करोगे। लेकिन बेसिकली जब मैं एप्टीट्यूड की बात करूँ, एप्टीट्यूड में आपको सिर्फ लॉग को सॉल्व करना आना चाहिए, एंड दैट्स ऑल। दैट्स द ओनली रिक्वायरमेंट दैट एप्टीट्यूड डिमांड्स फ्रॉम यू, है ना। और वो चीज़ कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो लॉग एंटी लॉग वाला कॉन्सेप्ट जो है और कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा, ये सब जो चीज़ हैं ये आप 11th-12th में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। नहीं भी पढ़ा है तो उसकी फ़िलहाल नीड नहीं है। फ़िलहाल हमको सिर्फ समझना ये है कि हम लॉग्स को सॉल्व कैसे करें, है ना। ये तो बेसिकली मैं आपको थोड़ी सी लॉग की हिस्ट्री बता रहा था और उसका यूज़ बता रहा था, करेक्ट। यहाँ पे ध्यान से देखना, अब इस तरीके के जो बड़े नंबर्स है उसको सॉल्व करने के लिए हमको लॉग लाना पड़ा, करेक्ट। तो ये तो रीज़न हो गया कि लॉग आया क्यों, लेकिन अब लॉगरिदमिक फॉर्म होता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं लॉगरिदमिक फॉर्म की तरफ। अब ध्यान से देखना, मैंने आपको एक्सपोनेंट फॉर्म बताया a टू द पावर x इज इक्वल्स टू m, ये एक्सपोनेंट फॉर्म है। अगर मैं इसी चीज़ को लॉगरिदमिक फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो मैं इसको कैसे लिखूँगा वो ध्यान से देखना। यहाँ पे मैं लिखूँगा लॉग ऑफ, करेक्ट, लॉग ऑफ। लॉग किसका आएगा, लॉग हमेशा जो आंसर होता है उसका लिखते हैं ना, तो लॉग ऑफ m, करेक्ट, लॉग ऑफ m टू द बेस, ठीक है। ध्यान से सुनना, मैं बोल कैसे रहा हूँ इसको, लॉग ऑफ m, m क्या है मेरा, जो आंसर आने वाला है वो चीज़, ठीक है। लॉग ऑफ m टू द बेस, टू द बेस। अब बेस क्या होगा, बेस तो यहाँ पे a था एक्सपोनेंट फॉर्म में, यहाँ पे भी बेस सेम रहेगा, ठीक है। तो लॉग के नीचे हम वो बेस लिखते हैं, करेक्ट, लॉग के नीचे हम बेस लिखते हैं, एंड इक्वल टू लॉग ऑफ m टू द बेस a इज इक्वल्स टू व्हाट, तो यहाँ पे आपको x मिलेगा जो कि इंडेक्स वैल्यू है, करेक्ट है। तो जो मैंने a टू द पावर x इज इक्वल्स टू m एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा, उसी का लॉगरिदमिक फॉर्म क्या हो गया, लॉग ऑफ m टू द बेस a इज इक्वल्स टू x। इसका मीनिंग क्या है ये यहाँ से समझो कि जो भी बेस पे नंबर है ना, यहाँ पे मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, जो बेस पे जो भी नंबर है उसका जब आप ये वाला पावर मतलब इंडेक्स वाला पावर चढ़ाओगे तो आपको ये आंसर मिलेगा, करेक्ट है क्या। तो लॉगरिदमिक फॉर्म को हम रीड ही कैसे करेंगे, हम लिखते हैं लॉग ऑफ आंसर टू द बेस इज इक्वल्स टू इंडेक्स, करेक्ट है। तो एक्सपोनेंट फॉर्म अगर आपको पता है बेस टू द पावर इंडेक्स इज इक्वल्स टू आंसर, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो लॉग ऑफ आंसर टू द बेस इज इक्वल्स टू इंडेक्स, करेक्ट है। अब इसको, ये तो मैंने आपको बताया कि इसको हम फॉर्म में मतलब लॉगरिदमिक फॉर्म में जब कन्वर्ट करते हैं तो लिखते किस तरीके से, लेकिन अब बहुत बार कन्फ्यूजन्स हो जाते हैं ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होंगे कि सर यार ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हमको नहीं समझ में आ रहा है कैसे लिखना है। बहुत आसान तरीका है, ध्यान से सुनना, मैं बता रहा हूँ। a टू द पावर x इज इक्वल्स टू m मैंने लिखा, करेक्ट है। बेस क्या है, a है, लॉगरिदमिक फॉर्म में भी बेस सेम रहेगा। तो अगर मैं इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो log टू द बेस a ये तो लिख सकता हूँ, करेक्ट है। अब इसके बाद में मुझे पता है कि यहाँ पे एक नंबर आने वाला है इज इक्वल्स टू यहाँ पर एक नंबर आने वाला है। लेफ्ट हैंड साइड पे x था तो राइट हैंड साइड पे x लिख दो, राइट हैंड साइड पे m था तो लेफ्ट हैंड साइड पे m लिख दो, और ये बन गया आपका उसी चीज़ का लॉगरिदमिक फॉर्म, करेक्ट है। बहुत आसान है, किसी भी एक्सपोनेंट फॉर्म को लॉगरिदमिक फॉर्म में लिखना या लॉगरिदमिक फॉर्म को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना बहुत आसान है। फिर से करके बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। अगर लेट्स से मैंने आपको बोल दिया लॉग ऑफ n टू द बेस b इज इक्वल्स टू y, और मैं आपको पूछ रहा हूँ इसका एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होगा, है ना। अब अगर आपने ऊपर वाली चीज़ सुनी और अगर आपको समझ में आई है तो यहाँ पे भी आप इसको बड़ी आसानी से बता सकोगे कि जब मैं इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँगा तो बेस तो सेम रहेगा, है ना। तो बेस रहेगा b, लेफ्ट हैंड साइड पे n है तो राइट हैंड साइड पे n आ जाएगा, राइट हैंड साइड पे y है तो लेफ्ट हैंड साइड पे y आ जाएगा, करेक्ट है। बेस का कुछ पावर होना चाहिए ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में पावर है और राइट हैंड साइड में आंसर है, तो b टू द पावर y इज इक्वल्स टू n, ये एक्सपोनेंट फॉर्म हो गया, और उसी का लॉगरिदमिक फॉर्म क्या हो गया, लॉग ऑफ n टू द बेस b इज इक्वल्स टू y। सो आई होप आपको एक्सपोनेंट फॉर्म और लॉगरिदमिक फॉर्म जो है वो आपको समझ में आएंगे। आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लॉग फॉर्म को एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म को लॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, सही है। ये तो मैंने आपको जनरल टर्म्स में बताया। एक दो फटाफट से एग्जाम्पल ले लेते हैं जहाँ पे हम एक्चुअल आंसर्स या एक्चुअल वैल्यूज़ लेके इसको सॉल्व करते हैं। लेट्स से जो मैंने ऊपर लिया था वही मैं ले रहा हूँ, 2 का क्यूब इज़ 8, ये मेरा एक्सपोनेंट फॉर्म हो गया। अब अगर मैं आपको इसी को लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करने बोलूँ तो आप क्या करोगे, बहुत आसान सी चीज़, आप लिखोगे लॉग, बेस में क्या आएगा, बेस में तो सेम नंबर रहता है तो बेस में 2 आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में 3 है तो आप राइट हैंड साइड में 3 लिख दो, राइट हैंड साइड में 8 है तो आप लेफ्ट हैंड साइड में 8 लिख दो, तो log 8 टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू 3।
और इसका मीनिंग ही क्या हुआ कि जो बेस में नंबर है मतलब 2 है उसका कौन सा पावर 8 होगा, 3 जो है 2 का पावर 3 जो है वो 8 होगा। करेक्ट है क्या? तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हम एक्सपोनेंट फॉर्म को लॉगरिदमिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, लॉगरिदमिक फॉर्म को एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सही है। तो दिस वाज अबाउट द बेसिक ऑफ लॉगरिदम। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉग की तरफ। अब ये जो लॉग है ये लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ है ना, ये लॉग को सॉल्व करने के लिए कुछ ऐसी बेसिक प्रॉपर्टीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, और वो प्रॉपर्टीज़ अगर आपको नहीं पता है तो आप लॉग का कोई भी क्वेश्चन हिला भी नहीं पाओगे, है ना। तो लॉग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए देयर आर सम बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो आपको पता होना ज़रूरी है। तो ऐसी 8 बेसिक प्रॉपर्टीज़ मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने वाला हूँ जो सारी की सारी आपको पता होना ज़रूरी है। तो इसीलिए हर एक प्रॉपर्टी को ध्यान से देखना, उसको समझना और नोट डाउन करके रखना अपने पास, रिवाइज करना। 4-5 बार 10 बार रिवाइज कर लोगे, रोज़ सुबह उठ के एक बार भी देख लोगे तो एक हफ्ते के अंदर आपको ये प्रॉपर्टीज़ हमेशा के लिए याद हो जाएगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज़ को मिस मत करना। पहली प्रॉपर्टी है log 1 to the base m इज इक्वल्स टू 0। क्या बोला मैंने? log 1 to the base m इज इक्वल्स टू 0, मतलब log 1 के बेस में कुछ भी हो आंसर हमेशा 0 आने वाला है। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसीलिए बिकॉज मैंने आपको ये पहले ही बताया था कि इसको अगर मैं एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखूँ तो एक्सपोनेंट फॉर्म क्या बन जाएगा, इसका बेस सेम रहेगा। करेक्ट है। लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है तो वो राइट हैंड साइड पे चले जाएगा, राइट हैंड साइड पे 0 है तो वो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा। तो m to the power 0 इज इक्वल्स टू 1 है, ये मेरा इसी चीज़ का एक्सपोनेंट फॉर्म है, और ये तो हमको पहले से पता है कि किसी भी चीज़ का पावर 0 करो तो आंसर 1 आएगा, है ना। तो बेसिकली वही जो चीज़ है, किसी भी चीज़ का पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, ये जो एक्सपोनेंट फॉर्म है इसी को अगर मैं लॉगरिदमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दूँ कि log 1 to the base m इज इक्वल्स टू 0, तो ये बन जाती है मेरी पहली प्रॉपर्टी। तो याद रखना, आज के बाद अगर आप कभी भी किसी भी चीज़ का log 1 देखो टू एनी बेस, है ना, बेस को देखने की ज़रूरत नहीं, अगर आपको log 1 कहीं भी दिखे तो आप सीधा उसका आंसर 0 लिख दोगे विदाउट थिंकिंग एनीथिंग। सही है क्या? सो ये थी मेरी पहली प्रॉपर्टी लॉग की, जो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ, विच सेज log a to the base a इज इक्वल्स टू 1। क्या बोला मैंने? log a to the base a इज इक्वल्स टू 1, मतलब log ऑफ एनीथिंग टू द सेम बेस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। कैसे? अगेन एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। ये क्या आएगा? बेस में a रहेगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में a है तो राइट हैंड साइड में a हो जाएगा, राइट हैंड साइड में 1 है तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 हो जाएगा। a to the power 1 इज इक्वल्स टू a। जैसे ही आपने इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया, दिस थिंग स्टार्ट्स मेकिंग सेंस टू यू कि किसी भी चीज़ का पावर 1 तो सेम नंबर ही होगा, है ना। तो किसी भी चीज़ का पावर 1 इज सेम नंबर, तो उसी चीज़ को लॉगरिदमिक फॉर्म में लिख दो, तो log ऑफ समथिंग टू द सेम बेस इज ऑलवेज इक्वल टू 1, है ना। तो ये मेरी बन गई सेकेंड प्रॉपर्टी। ध्यान से देखना, अगर आपको लॉग को पढ़ना आता है, अगर आपको लॉग देख के ये समझ में आता है कि लॉग लिखा किस तरीके से जाता है, तो आपके लिए सारी चीज़ें जो है बहुत आसान हो जाएगी। ध्यान से सुनना, मैंने आपको पहले ही बताया कि लॉग में जो लॉग के जो बेस में है उस नंबर का कौन सा पावर ये नंबर देगा, दैट इज़ इटसेल्फ द लॉगरिदमिक फॉर्म, है ना। तो log ऑफ समथिंग में जो समथिंग है वो आंसर लाने के लिए आपको बेस का कौन सा पावर करना पड़ेगा सो दैट वो समथिंग आपको मिल जाए, यही लॉगरिदमिक फॉर्म है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने फर्स्ट इसमें बोला बेस में m था, m का कौन सा पावर लगाऊं कि मेरा आंसर 1 हो जाए, तो m का पावर 0 लगाना चाहिए, इसलिए यहाँ पे 0 आ गया। करेक्ट है क्या? उसी तरीके से log बेस में a है, a का क्या पावर करूँ सो दैट मुझे आंसर a मिल जाए, a का पावर 1 करना पड़ेगा सो दैट मुझे आंसर 1 मिल जाए। तो ये बन गई मेरी सेकंड प्रॉपर्टी। सही है क्या? सो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। पढ़ते हैं आगे प्रॉपर्टी नंबर 3 की तरफ। अब ये प्रॉपर्टी जो है ये थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग हो सकती है, लेकिन इसको बड़े ध्यान से समझना। कभी भी अगर आपको log के अंदर 2 टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन दिखे, कभी भी अगर आपको log के अंदर 2 टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन दिखे टू सम बेस, आप इसको लिख सकते हो log ऑफ फर्स्ट टर्म टू द सेम बेस प्लस log ऑफ सेकेंड टर्म टू द सेम बेस। करेक्ट है क्या? तो यहाँ पे बेस a था तो मेरे दोनों टर्म्स का बेस भी a ही आएगा। सिर्फ मैंने क्या किया है, जो एक्स वाई जो 2 टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है उनको मैंने इंडिविजुअली log के साथ लिख के बीच में प्लस साइन डाल दिया। तो यहाँ पे बस ये प्रॉपर्टी आपको एज इट इज़ याद रखनी है कि log ऑफ एक्स वाई टू सम बेस इज इक्वल्स टू log ऑफ एक्स टू द सेम बेस प्लस log ऑफ वाई टू द सेम बेस। तो कभी भी 2 टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन आपको कहीं दिखे, आप क्या करो, log को इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट कर दो दोनों टर्म्स के बीच में डाल दो प्लस साइन, और सेम टू सेम इसी का ऑपोजिट बन जाएगा क्या, जब आपको log के अंदर डिवीजन दिखे। तो जैसा मल्टीप्लिकेशन था तो बीच में आपने प्लस साइन डाला था, उसी तरीके से अगर आपको log के अंदर डिवीजन दिखे 2 टर्म्स का तो आप दोनों में इंडिविजुअली log सेपरेटली दे दो और बीच में डाल दो माइनस साइन। सही है? तो log ऑफ न्यूमरेटर माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर, है ना। बेस हमेशा सेम टू सेम रहेगा, जो पहले था वही का वही बाद में। सही है? तो ये पूरी की पूरी दोनों जो थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टीज़ है ये आपको एज इट इज़ याद रखनी है और इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसको आप बिल्कुल भी log ऑफ
एक्स प्लस वाई मत लिख देना, बिकॉज ये जो है ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये सेम नहीं है। लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई इज़ नॉट इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई, सही है। तो ये हमारा कोई ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन या एडिशन नहीं चल रहा है जहाँ पे आप लॉग को कॉमन निकाल लोगे और एक्स प्लस वाई, है ना। लॉग जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, लॉग इज़ अ फंक्शन, तो इसलिए आप लॉग को ऐसा कॉमन नहीं निकाल सकते, करेक्ट है क्या। तो इसलिए इसमें कंफ्यूज मत होना कि लॉग एक्स प्लस लॉग वाई जो लिखा हुआ है उसका आप लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई लिख सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना, क्योंकि लॉग ऑफ एक्स इंटू वाई था, वो लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई आप उसको लिख ही नहीं सकते, करेक्ट। इसका तो ये तो सीधा सीधा गलत हो जाएगा कि एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई आप लिख रहे हो, है ना। ये सिर्फ लॉग अगर फंक्शन लगा हुआ है तो ही एप्लीकेबल है कि लॉग ऑफ एक्स इंटू वाई जो है वो लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई बनेगा। उसी तरीके से लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय वाई अगर आपको कहीं दिखे तो लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ वाई बन जाएगा, करेक्ट है क्या। सो आई होप ये चारों प्रॉपर्टीज़ आपको समझ में आई होगी। बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 की तरफ, जो बोल रही है लॉग ऑफ एक्स टू द पावर वाई इज इक्वल्स टू वाई इंटू लॉग ऑफ एक्स, है ना। बेस अगेन सेम जो था वो सेम टू सेम रहेगा। यहाँ पे ध्यान से सुनना, लॉग के अंदर जो भी टर्म है उसके अगर आपको पावर में कोई टर्म दिखे, सही है, यहाँ पे लॉग ऑफ एक्स लिखा था लेकिन एक्स के पावर में क्या है, वाई है, तो आप वो जो भी पावर वाला टर्म है उसको सीधा का सीधा सामने ला के रख दो। तो ये जो वाई है ये सामने आ जाएगा और वाई जैसे ही सामने आएगा तो मुझे मिल जाएगा वाई इंटू लॉग ऑफ एक्स, सही है क्या। तो ये एक और 5th प्रॉपर्टी लॉग की जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको बहुत सारे जगह हेल्प करेगी, बहुत जगह इसका यूज़ आएगा और इसीलिए ये प्रॉपर्टी को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या बोला इस प्रॉपर्टी में, एक्स का पावर जब आपको वाई दिखे तो जो भी पावर में टर्म है आप उसको सामने ला के रख दो और लॉग ऑफ एक्स एज इट इज़ लिख दो, करेक्ट है। तो इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ। लेट्स से अगर मैंने आपको लिख के दिया लॉग ऑफ 3 टू द लॉग ऑफ 3 स्क्वायर टू द बेस 5 अगर मैं लिख रहा हूँ तो इसको आप लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ log 3 टू द बेस 5, करेक्ट है क्या। तो मैंने क्या किया, सिर्फ जो पावर वाला टर्म था उसको सामने ले आया और उसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया log के साथ, करेक्ट है। अगेन लॉग फंक्शन की एक प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखना ज़रूरी है। ये नॉर्मल टर्म्स में या नॉर्मल विद एक्सपोनेंट फॉर्म में ये चीज़ एज इट इज़ एप्लीकेबल नहीं होती, सही है। आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 6 में सेम टू सेम चीज़, अभी मैंने लॉग के अंदर एक्स के पावर में वाई रखा था, अब मैं जो बेस वाला टर्म है उसके पावर में कोई दूसरा टर्म रख रहा हूँ, सही है। तो लेट्स से लॉग ऑफ एक्स है टू द बेस ए टू द पावर बी, मतलब बेस वाला जो टर्म है उसके पावर में मेरे पास कोई टर्म है, तो मैं क्या करूँगा, बेस का जो पावर है उसको मल्टीप्लिकेशन में लिखूँगा 1 अपॉन दैट टर्म और मल्टीप्लाई कर दूंगा नॉर्मल लॉग एक्स से। तो अभी हमने ऊपर वाले 5th प्रॉपर्टी में क्या किया था कि अगर लॉग के अंदर जो वैल्यू है उसमें कुछ पावर है तो मैं पावर को सामने एज इट इज़ मल्टीप्लाई करता हूँ, लेकिन यहाँ पर 6th प्रॉपर्टी में अगर बेस के पावर में कोई टर्म है तो मैं उसको सामने लाके मल्टीप्लाई करूँगा, लेकिन रेसिप्रोकल करके, सही। तो ए के पावर में बी था तो जब मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो वो 1 अपॉन बी आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, एंड आई विल गेट लॉग एक्स टू द बेस ए एज इट इज़, सही है। इन सभी प्रॉपर्टीज़ में बेस में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, इस चीज़ को ध्यान रखना। बेस जो था वो एज इट इज़ बेस बना रहेगा, करेक्ट है। ये थी मेरी प्रॉपर्टी नंबर 6। बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 की तरफ, और यहाँ पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। कभी भी अगर आपको log x टू द बेस a दिखे, है ना, उसको अगर आप बेस और log की वैल्यू इन दोनों को अगर आप इंटरचेंज करना चाहते हो तो आप इसको रेसिप्रोकल करके लिख सकते हो। लेट्स से अगर मेरे पास में है log 3 टू द बेस 5, तो मैं इसी चीज़ को लिख सकता हूँ 1 अपॉन log 5 टू द बेस 3। तो अगर आप log के अंदर की वैल्यू और उसके बेस को इंटरचेंज करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करके सेम log को लिखना पड़ेगा, सही है। एंड अगर आपने रेसिप्रोकल करके लिख दिया तो आप बेस और जो log की वैल्यू है उनको आपस में इंटरचेंज करके लिख सकते हो, है ना। सर इसका क्या यूज़, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि बहुत सारी जगह हो सकता है अगर आपको बेस चेंज करने की नीड फील हो सकता है आपको ऐसा फील हो कि अगर इसका बेस और वैल्यू इंटरचेंज हो जाए तो मेरे लिए सवाल सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो उन सभी केसेस के लिए आपको ये प्रॉपर्टी पता होना ज़रूरी है। इसका यूज़ कैसे होगा सवालों में, ये जैसे ही हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बात करेंगे वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, सही। बढ़ते हैं लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, 8th प्रॉपर्टी, जहाँ पर मैं बोल रहा हूँ log ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल्स टू log ऑफ x टू सम अदर बेस b डिवाइडेड बाय log ऑफ a टू सम अदर बेस b, करेक्ट है क्या। ध्यान से सुनना इस बात को। यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको एक चीज़ बताई कि यहाँ पे log x टू द बेस a है, अब अगर मैं इसमें log x और log a इनको सेपरेटली लिखना चाहता हूँ तो मैं इनको log x और log a को सेपरेटली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिख सकता हूँ टू सम अदर बेस b, सही है क्या। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं आपको लिख के दे रहा हूँ log ऑफ 2 टू द बेस 4, लेट्स से
मैं चाहता हूँ कि मैं 2 और 4 का लॉग अलग अलग लिखूँ, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ log ऑफ 2 और नीचे लिख सकता हूँ log ऑफ 4, करेक्ट है। और इन दोनों को मुझे कुछ एक कॉमन नया बेस देना पड़ेगा। ये हो सकता है ये बेस 5 हो, या हो सकता है ये बेस 6 हो, ये बेस 8 हो, ये बेस 20 हो, है ना। दोनों का बेस बस सेम होना ज़रूरी है, और इसीलिए हम इसको यूजुअली सिर्फ log x अपॉन log a भी लिखते हैं, क्योंकि log के बेस में जब कुछ भी नहीं लिखा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 10 कंसिडर हो जाता है ना। तो आप इसको नॉर्मली log 2 अपॉन log 4 भी लिख सकते हो, जहाँ पे इसका जो बेस है वो ऑटोमेटिकली 10 बाय डिफ़ॉल्ट कंसिडर होता है। तो log 2 टू द बेस 10 डिवाइडेड बाय log 4 टू द बेस 10, सही है। तो जब कभी हमारे लॉग का बेस 10 होता है तो हम उसको कॉमन लॉग बोलते हैं, और कभी कभी इसके बेस में ई जो हम वैल्यू पढ़ते हैं एक्सपोनेंट की वो भी होता है, उस केस को हम नेचुरल लॉग बोलते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें फ़िलहाल इंपॉर्टेंट नहीं है, फ़िलहाल आपको बस ये 8 प्रॉपर्टीज़ समझना इंपॉर्टेंट था, जो कि मैं सारी की सारी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। आई होप ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं और वीडियो ने आपके नॉलेज में थोड़ा भी वैल्यू ऐड किया है, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो आप ही के साथ एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन कर रहे हो फॉर एनी ऑफ दी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरा इसके बाद आने वाला जो वीडियो है जहाँ पे हम प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने वाले लॉगरिदम की, उसके बारे में पता कैसे चलेगा, सही है। सो आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे हम बात करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की लॉगरिदम के, और वहाँ पे हम ये पूरी की पूरी 8 प्रॉपर्टीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो इसीलिए ये सारी 8 प्रॉपर्टीज़ याद कर लेना, और नेक्स्ट वीडियो में आना, साथ में सॉल्व करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस। आई विल सी यू अगेन देयर, टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।